हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको किताबों का ज्ञान सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब आपको पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता को गहराई से समझने का मौका देती है। इसमें दो डैड्स की कहानियां हैं, एक अमीर डैड और दूसरा गरीब डैड। दोनों के विचार और फैसले किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड के 6 सबक, सबसे जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों को हिंदी में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसमें आप जानेंगे, एक पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, 2 संपत्ति और कर्ज में फर्क क्या होता है, 3 क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन आपके स्कूल के सिलेबस से ज्यादा जरूरी है, 4 अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको वह ज्ञान दें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस महान किताब ने हमें क्या सिखाया है। कहानी की शुरुआत। रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस किताब के लेखक हैं, उनके 2 पिता थे। एक उनके असली पिता थे जो पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीबी में रहे और गरीबी में ही मरे। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बेहद अमीर थे, रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब सवाल उठता है कि किसी इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। इसका जवाब यह है कि उनके गरीब पिता यानी उनके असली पिता का सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे और अपना भविष्य सुरक्षित बनाए। वहीं उनके अमीर पिता, जो उनके दोस्त माइक के पिता थे, चाहते थे कि रॉबर्ट जिंदगी में कुछ बड़ा करे और अमीर बनने का तरीका सीखे। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए यह कहानी मदद करेगी। एक आदमी अपने गधे को काम पर लगाने के लिए उसके सामने गाजर लटका देता था। गधा उस गाजर को खाने के लालच में काम करता रहता था, लेकिन कभी गाजर तक नहीं पहुंच पाता था। बहुत से लोग उस गधे की तरह होते हैं, वे मेहनत करते रहते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए बस एक सपना बनकर रह जाता है। इससे बचने के लिए हमें पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए। अक्सर जब लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो डर और लालच उन पर हावी हो जाता है। डर कहीं गरीब न रह जाएं। लालच उन सभी चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। यह डर और लालच एक अंतहीन चक्र में फंसा देता है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी राइट रेस कहते हैं। राइट रेस से कैसे बचें? अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यह सोचकर मत जाइए कि हर महीने पेचेक लेना है। यह पेचेक सिर्फ आपके बिल्स भरने के लिए काफी होता है और यही चक्र हर महीने दोहराया जाता है। इस चक्र से निकलने के लिए जरूरी है कि आप पैसे कमाने के अलावा फाइनेंशियल शिक्षा पर ध्यान दें और पैसा आपके लिए काम करे। लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आपकी जवाबदेही खुद के लिए है, न कि दूसरों के लिए। तो आपके जो भी सवाल हैं वह आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर न हो? या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरीके से अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको संतुष्ट करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वह कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है, तो आपका पहला कदम यह होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए।
ज्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है और यह नेचुरल है, लेकिन इन्हें खुद पर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लगे। बेहतर होगा कि आप जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। यह सोचना भी बंद कर दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, या मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूं। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। अगर बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है तो उसे इल्जाम मत दीजिए। जब आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप ही उनका हल निकाल सकते हैं। यही वह पहला सबक और प्रिंसिपल है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। पहला सबक, पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। इस सबक का एक हिस्सा यह भी था कि अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिले, वह बस काम करते रहे और इसका फायदा यह हुआ कि वह अपने दिल से काम में लगे रहे। इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक्स के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वह रख लेती और आधा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आता था जो कॉमिक्स बुक्स के ऊपरी हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाता। एक दिन रॉबर्ट ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वह पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने इस शर्त पर अनुमति दी कि वह उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। यह उनके दिमाग में बिजनेस का नया आइडिया था। रॉबर्ट ने वह पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वह हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ने दी जाती थी। इस तरह वह किताबें बेच भी नहीं रहे थे। उन्होंने माइक की बहन को इस काम में लगाया और उसे हर हफ्ते $1 दिया। एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, न कि आप पैसे के लिए काम करो। दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। 1923 में शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक मीटिंग हुई। इसमें दुनिया के कई लीडर्स और अमीर बिजनेसमैन शामिल हुए, जैसे चार्ल्स श्वाब, एक बड़ी स्टील कंपनी के मालिक, और सैमुअल इंसुल, उस वक्त की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट। लेकिन इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे। कुछ ने खुदकुशी कर ली और कई ने अपना मानसिक संतुलन तक खो दिया। असल बात यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वह यह सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को संभालना कैसे है। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली हुनर है। अगर आपने यह हुनर सीख लिया तो आप किसी भी मुश्किल हालात से निपट सकते हैं। अक्सर लोग इमरजेंसी में पैसे की कमी की बात करते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। यही वजह है कि लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, लेकिन बाद में फिर से पुराने हालात में लौट आते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना जरूरी है। अगर आपको एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले एक गहरी नींव तैयार करनी होगी। यही फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत है। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और जब वह ऐसा करते भी हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी ही। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वह खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत नींव नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है।
और इसी के साथ आता है तीसरा सबक, जो कहता है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझें और हमेशा एसेट्स खरीदें। वैसे सुनने में यह बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों को एसेट्स समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स क्या होते हैं और वह वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल कीप इट सिंपल स्टूपिड में यकीन रखते थे। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वह इतनी मजबूत नींद रखने में कामयाब रहे। इसकी यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज यानी अपनी जिम्मेदारियों और एसेट्स यानी संपत्ति के बीच फर्क समझें और एसेट्स खरीदें। लेकिन अगर यह इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना? मगर यहाँ पर मामला उल्टा है। यह वास्तव में इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। इसका मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम यानी आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस यानी आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी यह नहीं पता होता कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम इसे समझना चाहें तो एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। मान लीजिए आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वह लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती हैं। जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए, और अगर गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वह किस कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। मिडिल क्लास का खर्चा करने का तरीका। मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है? अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वह मिडिल क्लास ही बने रहेंगे, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं, क्योंकि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टगेज, कभी रेंट, कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस, बिजली का बिल और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। गरीब लोग का पैसा खर्च करने का तरीका। गरीब लोग जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है मगर उनके पास कोई एसेट्स भी नहीं होते, वह भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $500 वह घर के किराए में खर्च करता है, $200 आने जाने का किराया, $100 टैक्स, $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वह और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। अमीर लोग का पैसा खर्च करने का तरीका। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वही एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह बढ़ती है 2 से 4, 4 से 8। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वह हर लोन पर प्रॉपर्टी लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वह अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर लोन की किस्त $100 है तो वह अपने घर का $200 किराया वसूल करेंगे।
$100 बैंक को देंगे और $100 अपनी जेब में। तो यह हुआ न बिना मेहनत के पैसा कमाना। असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फर्क है। अपना पैसा कैसे खर्च करें, यही असली मुद्दा है। 1967 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबका यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत से बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट, सीईओ, मूवी स्टार या रॉक स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे करियर में सक्सेस नहीं पाई जा सकती। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े यह सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे बड़े घर के सपने देखते हैं, इसीलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ते हैं। मुद्दा यह है कि जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा कमाते हैं या बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। यह एक ऐसा चक्कर है जो चलता ही रहता है। नई जोड़ी ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वे एक बड़ा घर खरीद सकें। उन्हें लगता है कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत यह है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं और ज्यादातर मामलों में इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक वे इस रैट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। ऐसे लोग फिर लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं, अमीर कैसे बना जाए? अब यही सवाल मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। यह मानना ही एक बड़ी गलती है। समस्या यह नहीं है कि वे ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि यह है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो यहाँ लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। मनोचिकित्सकों का मानना है कि लोग इसलिए पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर हंसेंगे तो नहीं, बस यही सोचकर ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। ऐसे लोग खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। लोन लीजिए। अब तो प्रमोशन हो गया है, सैलरी बढ़ गई है, नया घर तो ले ही लो। हम यही बातें सुनते हैं और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वह सही ही होगा, यह सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर डैड कहते थे कि जापानी लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे, तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का और शीशा खुद के अंदर छुपी ताकत को दिखाता है। जब आप खुद को जानते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए? तो जो जवाब मिलेगा वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बना लेते हैं, इसीलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाते थे जो वे अपने अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज के साथ रखते थे। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वे पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं। वे बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और लोगों की परवाह नहीं की, जिसे यह डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा यह हुआ कि लेखक और उनके दोस्त माइक दोनों स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए।
जब भी उनकी टीचर कोई काम देती थी जिसे रूल्स के हिसाब से करना होता था, तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई बच्चों की क्रिएटिविटी को मारकर उन्हें एक सांचे में ढाल देती है। स्कूल का कहना था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है। वैसे एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वह एक रैट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर थे और उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वह घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। यह बात उनके गरीब डैड नहीं समझ पा रहे थे। यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच। खैर, उनकी बहस तो चलती रही। रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वे खरीदते हैं उसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और अपना लोन रिन्यू कराते हैं। अब घर की कीमत उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, यह निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी जो घर की कीमत से ज्यादा थी। इससे कर्ज उनके सिर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वे बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा होता है। उन्हें इन्वेस्टमेंट का मौका ही नहीं मिलता और न ही वे इसके बारे में कुछ सीख पाते। इसी वजह से कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर एक एसेट लगता था। लेकिन वे यह जानकर हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। यह उनके लिए बहुत बड़ी कीमत थी। क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे, इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक, हम यह नहीं कह रहे कि आप एक नया घर न लें, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, वह भी बिना किसी लोन के। अब सवाल यह है कि अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, जबकि मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे एक बहुत साधारण वजह है। अमीर एसेट खरीदते हैं जो उनका पैसा दोगुना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मजे में निपट जाते हैं। वही मिडिल क्लास क्या करते हैं? वे बस महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं। उनकी सैलरी आते ही सारे खर्चे पूरा करने में खत्म हो जाती है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? और जब सैलरी बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है, साथ ही बाकी खर्चे भी। इस तरह रैट रेस चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि एक कर्ज में डूबा समाज जहां हम रहते हैं, उसमें अपने घर को एसेट समझना ही वह वजह है जो हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बढ़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वे बड़ा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वह पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते। साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब जरा खुद से सवाल कीजिए, आज अगर आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले लायबिलिटीज पाल ली हैं, तो यकीनन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती होगी। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ यह बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वह गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों न हो, भले ही वह कार किसी काम की न हो। जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं।
जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने $3000 की कमाई हो जाती है। अगर हर महीने आपके खर्च $4000 हैं तो आप सिर्फ आधा महीना ही गुजारा कर पाएंगे। सलूशन यह है कि अपने एसेट से मिलने वाले पैसे को आप बढ़ा दें। जब वह $4000 आपको मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं बन जाएंगे, मगर इस तरह आप वेल्थी होने लगेंगे। अगर आप अचानक नौकरी छोड़ भी देते हैं तो आपके एसेट्स आपके सारे खर्च कवर कर लेंगे। आप तभी वेल्थी बन पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहेंगे। इसी के साथ आता है चौथा सबक, जो कहता है अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक की एक MBA क्लास में स्पीच थी। यह 1947 की बात है। उनकी यह स्पीच बड़ी ही शानदार थी। लोगों को प्रेरित करने वाली इस स्पीच के बाद जब MBA क्लास के स्टूडेंट्स ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वह उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रेक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब यह बात तो सबको मालूम थी कि वह हैमबर्गर बेचते थे। इस पर वह हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी है वह जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी वाले को वह जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। इस तरीके से यह एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। वे उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वे नौकरी करते हैं। बैंक को मोटा ब्याज देकर उसके लिए काम करते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी है तो इंजीनियर। मतलब जो भी आपने पढ़ा है वही आप बने। अब मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है तो आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर हूं या बैंकर हूं, क्योंकि वह आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने में बर्बाद न करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वह एसेट मानने की गलती कर रहे थे वह असल में एसेट था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। इसलिए हम एसेट कॉलम पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। और यही फाइनेंशियल एक्सप्रेस मायने में एसेट्स हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वह मेरी नजर में एसेट नहीं है। जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वह अपनी कीमत का 25% खो देती है। अब सवाल यह है कि किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए। यहां हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। एक ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी न हो, जिसे दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, क्योंकि अगर आप वहां ज्यादा वक्त देंगे तो वह बिजनेस नहीं, नौकरी होगी। 2. रियल एस्टेट पर पैसा लगाएं। 3. स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदे। जब एसेट खरीदे तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वह जॉब करता रहा और साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार न जाने दें। अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलें, जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं? शौक से खरीदे, कोई बड़ी बात नहीं। मगर यह न भूलें कि अमीर और मिडिल क्लास में सोच का यही फर्क है। मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा,
वही अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। इतना समझ लेने के बाद अब अगले सबक में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे। तो 5वां सबक कहता है कि अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। उनका बिजनेस बढ़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी, तो वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1,00,000 में बेचने की पेशकश की। उस वक्त वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। उन्हें यह दाम कुछ ज्यादा लगा। इसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे हैं। हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने यह जाना कि हर इंसान में पोटेंशियल होता है जो उसे महान बना सकता है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वह है खुद पर डाउट करना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। यह सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अगला अलेक्जेंडर, और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाएं। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। इसलिए जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर वे अपनी गलती न मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में एसेट था वही आज लायबिलिटी बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की जरूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया जिसे वह कैश फ्लो कहते हैं। यह लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रेट रेस से बाहर कैसे निकला जाए। गेम के जरिए सीखने की कोशिश। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोट कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोट जीती। वह औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि बोट लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरना होगा तो उसकी खुशी गायब हो गई। वह बोट उसके लिए अब एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई। उसे लगा कि यह बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे यह आइडिया समझ में नहीं आया और उसने रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वह चली गई। मगर बाद में उसने फोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ में आने लगा था। वह उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़कर देखने लगी थी। पैसा कैसे काम करता है यह समझ न पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज था। हम भी अक्सर यही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर गुस्सा आता है, और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो यह तरीका गलत है। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें, तभी हम गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं, गलत सोच से छुटकारा पाएं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें। इसकी वजह उनकी पुरानी सोच है जो आगे बढ़ने नहीं देती, और फिर वह बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग जिंदगी में सही मौकों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को सही मौका मिलता भी है तो उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिले, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि असल में वे समझ ही नहीं पाए कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का महत्व। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बिना पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे।
यह सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, न कि उसके इंतजार में बैठे रहें। अमीरों की सोच। सबसे खास बात अमीरों की यह है कि उन्हें पता है कि पैसा असली चीज नहीं है। असली चीज है इसका सही मतलब जानना। यह जान लेना कि जो हमें चाहिए वह हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर। यह निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो लोग सफल हैं, उनके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए आपको यह सीखना होगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत को खुद के अंदर कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उदाहरण के जरिए समझें। 1990 के दशक में एरिज़ोना और फीनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फायदा जो आप जमा करते जाते हैं? इससे बेहतर है कि उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो आगे चलकर आपको फायदा दे। एरिज़ोना और फीनिक्स के लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को यह एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी पौने दामों में बेच रहे थे, उसे कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीद लिया। रॉबर्ट का अनुभव। रॉबर्ट ने $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक ऐड दिया, $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में। ग्राहक इस डील को लेने के लिए टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। जो पैसा उन्हें इस एसेट से मिलने वाला था, वह उनके प्राइमरी नोट के रूप में ग्राहक से आया। इस डील में रॉबर्ट ने केवल 5 घंटे काम किया। उन्होंने जो $40,000 इन्वेस्ट किया, वह उनके एसेट कॉलम से क्रिएट हुआ था, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक मिले एक मौके का फायदा उठाकर यह पैसा इनकम कॉलम में जोड़ लिया। कुछ साल बाद उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीजें सब कवर हो गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज्यादातर चीजें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद ही जो घर $60,000 में बिका था, अब वह $1,00,000 का था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगाना पड़ता और अपना वक्त भी। तो वह आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौकों की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वह सेविंग्स आपको 5% पर इंटरेस्ट देगी और फिर उस पर भी आप और टैक्स भरेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि आप अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। यह दुनिया कभी भी एक सी नहीं रहती। जो आज है वह कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होती जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है। मगर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं? क्योंकि आप तो हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। आपको जिंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकते हैं। जरूरत है तो बस उन मौकों को लपकने की। अमूमन हम 2 तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले, वे जो पैकेज्ड इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और यह काफी आसान और बगैर झंझट का काम है। दूसरे, वे इन्वेस्टर जो अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इन्हें आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की जरूरत है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी न ढूंढ सके। याद रहे, आपका दिमाग वह देख सकता है जो बाकी लोगों की आंखें भी नहीं देख पाती। 2, पैसा बढ़ाइए। जब पैसे की जरूरत पड़े तो मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है।
मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। 3 स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि यह सब आपके लिए कुछ ज्यादा हो सकता है, मगर इसके रिवॉर्ड्स बड़े ही शानदार हैं। जिंदगी में रिस्क बहुत हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीखकर ही आप अमीर बन पाएंगे। अब आगे है छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। तो बात ऐसी है कि एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने के स्टाइल से बहुत प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वह एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी ही तरह फेमस होना चाहती है। रॉबर्ट ने उनसे पूछा, तो ऐसा क्या है जो आपको मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा कि उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही यह ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें यह छोटा काम लगता है। वह यह भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। तो इस बात का पॉइंट यह है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप यह बात नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में यह था कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सिर्फ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवॉर्ड करता है किसी एक ही खास चीज में महारत के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं तो उसके बाद किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक्स या कुछ और। मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, वह नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीजों को जानेंगे, चीजें कैसे काम करती हैं, यह सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशन से मिलने जाते। जब रॉबर्ट ने मैरिन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी, तो उनके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता यह समझ नहीं पा रहे थे कि रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वह सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़ा जाए। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए और किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है। रॉबर्ट यह सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें यह नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वह इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। अगर वे इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने यह रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज्यादातर एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर न जाएं, और ज्यादातर वर्कर्स भी जिफाड़ मेहनत इसलिए करते हैं कि वे काम से निकाले न जाएं। इसीलिए उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों से ही मतलब होता है।
इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर यह लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों न आप वह सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप अपने लिए एक खास प्रोफेशन चुनें। क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी में बंद कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।